हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सबका स्वागत है साइंस दीवानी के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। बेटा हमने एक चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है और अभी तक मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं 4 लेक्चर्स में, आई होप आप सभी को वो चीज़ें आप लोग ने लर्न करी होंगी और आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। वैसे हमने कल स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था तो उसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पे आएंगे, ठीक है। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन मैं आपको पढ़ाऊँ। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बताऊंगी। देखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन कैसा होता है, मैंने आपको वैसे कल बता दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। और जो मैंने आपको लेयर्स बताई थी पॉलन ग्रेन की कौन कौन सी, एक्साइन और इंटाइन, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। 2 मैंने आपको सेल्स बताए थे पॉलन ग्रेन के अंदर, एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल्स। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो बेटा हमने पहले देखो जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन था वो देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। इसके अंदर वाली ये जो लेयर है ये भी एक लेयर होती है, ऐसा इस टाइप से कुछ था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ठीक है, जो हमारे पास इसके अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सेल था, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल था, ये सेल का न्यूक्लियस है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, ये हमारे पास कौन सी लेयर होती है, ये हमारे पास होती है एक्साइन। क्या होती है, एक्साइन। पॉलन ग्रेन की सबसे आउटर लेयरिंग है उसका नाम क्या है, एक्साइन। उसके अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम है हमारे पास इंटाइन। कौन सी लेयर है, इंटाइन, ठीक है। और जो हमारे पास उसके अंदर जो लेयर है ये बेटा हमारे पास क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पॉलन ग्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमको एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे ही नहीं रखा है तो मैम ऐसा क्यों पढ़ा रही है। बेटा आपको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है वो आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब कि इतनी डिटेल में नहीं चीजें उसके अंदर बताई है। वैसे तो बताई है बट इस तरीके से नहीं, जो मैं आपको बताने वाली इस तरीके से नहीं बताया। लेकिन आपके पास एग्जाम में बेटा डायग्राम बनाने को आ सकता है, ठीक है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप अगर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ भी ऐसा कुछ भी रैंडम सा बना दोगे तो उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या फिर इसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट होगा और आपको इसमें से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पॉलन ग्रेन का एक जनरल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, मतलब कि एक स्ट्रक्चर हम किस तरीके से हम कौन सी लेयर बना सकते हैं, है ना। अगर आपने एक बार देखा होगा तो आप आसानी से बना सकते हो। और ये कितना सुंदर भी दिख रहा है, दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए सीख लो बेटा, है ना, कि कौन कौन सी लेयर्स होती है। सब बहुत इजी है। बाहर वाली आपको पता है एक्साइन होती है। जो एक्साइन है ना इसको अपने से जिगजैग सा बनाना है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इररेगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इररेगुलर होता है, इररेगुलर शेप का होता है। उसके अंदर वाली हमारे पास इंटाइन है और सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास किसकी है, पॉलन ग्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारे पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, 2 सेल्स है। एक सेल हमारे पास ये वाली है, एक सेल आप ये वाली देखो, ये पहले तो आपको ये पूरा सेल, ये आपके एक सेल है,
इस सेल का नाम बेटा क्या है? इस सेल का नाम हमारे पास है वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। और इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एक और सेल हमारे पास फ्लोट करती है और उस सेल का नाम हमारे पास होता है जनरेटिव सेल। कौन सी सेल होती है? जनरेटिव सेल होती है, ठीक है। कौन सी सेल है बेटा? जनरेटिव सेल है। इस जो जनरेटिव सेल की जो प्लॉइडी होती है वो भी हमारे पास एन होती है और वेजिटेटिव सेल की प्लॉइडी भी क्या होती है बेटा? एन होती है। समझ आई? ठीक है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो बेटा हमारे पास कौन सा है? ये वाला है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। और हमारे पास जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है बेटा वो ये है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा साफ कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का और ये हमारे पास न्यूक्लियस है बेटा जनरेटिव सेल का। समझ आई? ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एक्साइन लेयर हमारे पास कौन प्रोड्यूस करता है? ये हमारे पास होती है प्रोड्यूस बाय टैपेटम। टैपेटम प्रोड्यूस करती है एक्साइन लेयर को, टैपेटम प्रोड्यूस करती है। टैपेटम हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन का होता है तो एक्साइन भी स्पोरोफिटिक जनरेशन की होगी। वैसे तो बेटा इतनी डिटेल मतलब आना तो चाहिए लेकिन ऐसे पूछते नहीं एग्जाम में, वहाँ पे एनसीईआरटी में इसका कोई भी जिक्र नहीं हो रहा कि एक्साइन का हमारे पास प्लॉइडी क्या है। लेकिन फिर भी अगर स्टिल आपके एग्जाम में आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए, ठीक है, एक्साइन, इंटाइन, हमारे पास पॉलन सैक और लीफ, ग्रास, जो भी लीफ, रूट, स्टेम, तो बोल देंगे कि इनमें से बताओ कौन सा स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, कौन सा हमारे पास स्पोरोफिटिक का है और कौन सा हमारे पास किसका है, गेमिटोफिटिक का है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटाइन हमारे पास कौन बनाता है बेटा? इंटाइन हमारे पास कौन बनाता है? इंटाइन खुद ब खुद पॉलन ग्रेन बनाता है, प्रोड्यूस बाय पॉलन इटसेल्फ, ठीक है। पॉलन ग्रेन ही हमारे पास एक्साइन लेयर बनाती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन हमारे पास क्या बनाती है? इंटाइन लेयर बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है बेटा? ये हमारे पास होता है इर्रेगुलर न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होता है ये वाला? इर्रेगुलर शेप का होता है, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया। ये बेटा ये क्या है? ये जर्म पोर है, जर्म पोर। इस जर्म पोर के जगह यहाँ पे खाली होती है, यहाँ पे हमारी एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है। स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, एक्साइन लेयर एब्सेंट होता है। जर्म पोर से क्या होता है बेटा? जर्म पोर से ही हमारे पास क्या निकलती है? पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। और वो हमारे पास जाके आगे उसमें एंटर करती है, मतलब कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एंटर करती है और वहाँ पे जाके हमारे पास फ्यूजन होता है गैमीट्स का। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जर्म पोर, ठीक है। इस जर्म पोर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक्साइन एब्सेंट होता है, एक्साइन एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, है ना। मैंने बहुत बार ये आपको कल भी मैंने आपको जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस था वो मैंने आपको 2 से 3 बार बताया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। दूसरा हमारे पास क्या जनरेटिव सेल है, क्या वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल की प्लॉइडी, ठीक है। वेजिटेटिव सेल कहाँ होता है, जनरेटिव सेल कहाँ होता है, किसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है हमारे पास, इन सब चीज़ों में भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम आगे जाके थोड़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे देखो, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ज़रूरी बातें, ठीक है। उसमें से सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी सिमिलैरिटीज
एंड डिफरेंस, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बिटवीन हम पढ़ेंगे जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के बारे में। ठीक है, तो बेटा सिमिलैरिटीज आर, देखो सिमिलैरिटीज हमारे पास ऐसे होती हैं, सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जो है, पॉलन ग्रेन के जो दो सेल्स हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, उन दोनों की सिमिलैरिटीज देखो क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटी हमारे पास क्या है? सिमिलैरिटीज क्या है? बोथ द सेल्स, दोनों सेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आर हैप्लॉइड, दोनों सेल्स क्या है हमारे पास? हैप्लॉइड है, बोथ द सेल्स आर हैप्लॉइड। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास? बोथ बिलोंग्स टू गेमेटोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, बोथ द सेल्स आर हैप्लॉइड एंड बोथ द सेल्स बिलोंग्स टू गेमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि दोनों की ही प्लॉइडी हमारे पास क्या होती है? हमारे पास एन होती है। तीसरा हमारे पास सिमिलैरिटी आ जाएगी बोथ आर प्रोड्यूस, both are develop from सिंगल माइक्रोस्पोर, है ना, सिंगल माइक्रोस्पोर से ही तो बन रही थी दोनों, एक ही माइक्रोस्पोर के अंदर तो हो रहा था माइटोसिस, और उसी से हमारे पास जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बन रही थी। ठीक है, एक चौथा हमारे पास हो जाएंगी बोथ will be genetically सेम, दोनों ही हमारे पास जेनेटिकली सेम होंगी। क्योंकि दोनों जेनेटिकली सेम क्यों होंगी? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास डिवीजन करके क्या होता है? डिवाइड करके दोनों सेल्स में जाता है। ठीक है, डिवाइड करके दोनों सेल्स में जाता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करके दोनों सेल में जा रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा? एक ही न्यूक्लियस दोनों में डिवाइड करके जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास जेनेटिकली सिमिलर हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि दोनों के बीच में हमारे पास सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज हमने क्या देखी? दोनों वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स में हमारे पास सिमिलैरिटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस हम आगे लिखेंगे, देखो इस तरीके से, डिफरेंस दिख रहा है ये कलर? नहीं दिखेगा ये, थोड़ा सा डिफरेंस, डिफरेंस हम लिखेंगे दोनों के बीच में। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास कैसे लिखेंगे?
यार एक तो सीधी लाइन कैसे आती है इसमें? वाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिमिलैरिटीज देखो किस तरीके से हम लिखते हैं, सॉरी डिफरेंसेस। यहाँ पे हम लिखेंगे वेजिटेटिव सेल के बारे में। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वेजिटेटिव सेल के बारे में, वेजिटेटिव के बारे में, और यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेटिव के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेजिटेटिव के बारे में। समझ आई? ठीक है। वेजिटेटिव का बेटा हमारे पास पहला पॉइंट होता है, वेजिटेटिव सेल हमारे पास क्या होती है? लार्ज इन साइज, है ना। लार्ज सबसे बड़ी, लार्ज कौन सी थी इन दोनों में? लार्ज इन साइज। और जो जनरेटिव सेल होती है वो कैसी होती है? स्मॉल इन साइज। क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल था उसी के साइटोप्लाज्म में तो जनरेटिव सेल क्या कर रही थी? फ्लोट कर रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेजिटेटिव सेल से तो छोटी भी, तो स्मॉल इन साइज हो जाएगी। समझ आया? उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा फूड इज रिजर्व्ड। फूड किसमें रिजर्व होगा? वेजिटेटिव सेल में, क्योंकि ये बड़ी सेल है तो फूड इसमें रिजर्व्ड होगा। यहाँ पे फूड इज नॉट रिजर्व्ड, फूड नॉट रिजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस इज इर्रेगुलर इन शेप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हमारे पास इर्रेगुलर शेप का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास होगा सेल इज ऑफ स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, सेल ही पूरी स्पिंडल शेप की हो जाएगी। स्पिंडल शेप कैसी होती है? ऐसी होती है स्पिंडल शेप, देखो ऐसी होती है स्पिंडल शेप, ऐसी होती है स्पिंडल शेप, इस तरीके से। ऐसी थी ना, ऐसी शेप थी हमारे पास किसकी? जनरेटिव सेल की। ठीक है, उसका न्यूक्लियस नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेजिटेटिव सेल होती है वो हमारे पास सिंपल होती है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे पास इर्रेगुलर शेप का होता है। समझ आया? ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वेजिटेटिव सेल होती है ना, वेजिटेटिव सेल क्या करती है? पॉलन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है बेटा? वेजिटेटिव सेल मेक पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल बनाता है। लेकिन हमारे पास जो ये है जनरेटिव सेल, वो क्या करती है? गिव टू मेल गैमेट्स जो हमारे पास जनरेटिव सेल होती है वो क्या करती है? गिव टू मेल गैमेट्स। ठीक है, एंड बाय, रुक जा, गिव टू मेल गैमेट, हमारे पास 2 मेल गैमेट्स देती है, एंड डिवाइड इट्स न्यूक्लियस बाय माइटोसिस, है ना। माइटोसिस से अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है और हमारे पास दो हमारे पे मेल गैमेट बनाता है। कौन बनाता है? जनरेटिव सेल बनाता है ना। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना? समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है पर कोई बात नहीं, इतना तो समझ तो आ ही रहा होगा। ठीक है,
समझ तो आ रहा होगा साफ साफ कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ, है ना। वर्ड्स तो आपको साफ दिख ही रहे हैं, थोड़ी सी राइटिंग में गड़बड़ी है, ये धीरे धीरे सही हो जाएगी, ठीक है। बाकी डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए और आपको सिमिलैरिटीज भी साथ के साथ पता होनी चाहिए कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आगे की बेटा बात करते हैं हम पोलन ग्रेन के बारे में, कुछ एक दो बातें और हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और ये हमारे पास कहाँ से आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बोलते हैं कि इसके क्या क्या काम, ये कब तक इसकी वायबिलिटी होती है, मतलब इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है ना, कि कौन से ऐसे स्पीशीज़ है जिसमें ये कौन से ऐसे स्पीशीज़ है जिनमें ये थोड़ा टाइम तक ज़्यादा वायबल रहता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट। नोट क्या है? नोट का मतलब है कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी की बातें हैं। थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ठीक है। नोट हमारे पास है कि जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है, जो सॉरी न्यूक्लियस कह रही हूँ, पोलन ग्रेन जो होता है उसका जो डायमीटर होता है ना वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। 50 क्या होता है, ये इसका डायमीटर होता है ना। जब हमारे पास कभी क्वेश्चन आ गया उसमें लिख दिया 25 से 50, तो आपको याद है कि माइक्रोमीटर में होता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ये डायमीटर होता है इसका या फिर रेडियस होता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 25 से 50 माइक्रोमीटर हमारे पास क्या होता है, डायमीटर होता है। दूसरा हमारे पास है ये माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये नेकेड आई से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए, ठीक है। चौथी बात हमारे पास है मेल गैमीटोफाइट है। ये क्या है, ये हमारे पास मेल गैमीटोफाइट है। मेल गैमीट नहीं है, ये मेल गैमीटोफाइट है, इससे गैमीट बनता है, ठीक है, मेल गैमीटोफाइट है। चौथी बात हमारे पास है कि ये कैसा होता है बेटा, चौथी बात हमारे पास है कि ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही आराम से आपको एक एक चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो आपको भी आराम से एक एक चीज पढ़नी है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पोलन ग्रेन के बारे में याद होना चाहिए। इसका डायामीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोस्कोपिक होता है, मेल गैमीटोफाइट है, नॉट अ गैमीट, एंड हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। इंटाइन और एक्साइन के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो एक्साइन होता है, डिफरेंस हम लिखते हैं टेढ़ी बन गई यार, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है।
इनके बीच में देखो एक्साइन और एंटाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या मेन डिफरेंस होते हैं इन दोनों लेयर के बीच में, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक्साइन का जो पहला डिफरेंस है वो है हमारे पास मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किस चीज की बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ठीक है। लेकिन एंटाइन जो है वो हमारे पास किसकी बनी होती है? ठीक है, एंटाइन किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन की बनी होती है कौन? एंटाइन, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है हमारे पास मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, कौन? एक्साइन, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की बनी है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मोस्ट रेजिस्टेंट, फिर भी यहाँ पे मटेरियल नहीं आ रहा है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है अब तक का, ठीक है। ऑर्गेनिक आपको पता है क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जो खान पान की चीज़ें होती हैं, खान पान की चीज़ें भी या फिर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको ऑर्गेनिक चीज़ें बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो अभी तक का रेजिस्टेंट मटेरियल है वो है हमारे पास स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, जो कि एक्साइन में प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास होती है डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर। एक मिनट, इधर क्या होता है इसके बारे में? मेड अप और मोस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास इसके बारे में है बात कि ये थिन होती है, थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। एंटाइन की जो लेयर होती है वो हमारे पास कैसी होती है? थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। जब जो कि एक्साइन की लेयर हमारे पास कैसी होती है? डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। डिसकॉन्टिन्यूअस होती है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है, सॉरी जर्म पोर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जर्म पोर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारे पे क्या होती है ये, इसीलिए ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है cause germ pore is present। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास not digested by any एंजाइम। कोई भी एंजाइम बेटा अभी तक नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में है, इट इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के एल्कलाई के, एसिड के और एंजाइम के, ठीक है, समझ आया। एक्साइन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या है जो भी एनसीईआरटी में है मैंने आपको सारी बता दी है। किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंट होता है एल्कलाई के और एसिड के, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पेट में एल्कलाई होता है, जिनके गट में एल्कलाई होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके गट में एसिड होता है, लेकिन फिर भी ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
लेकिन इन टाइम के बारे में हमारे पास जो बातें दे रखी हैं वो है हमारे पास कि ये हमारे पास क्या करता है, गिव पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बेटा कौन सी लेयर देती है? पॉलन ट्यूब हमारे पास किस लेयर से आती है? इंटाइन की लेयर से बनती है। ठीक है, इंटाइन की लेयर की ही एक्सटेंशन से हमारे पास पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब क्या होती है, उसका काम क्या होता है, वो हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलन ट्यूब आखिर बनती कैसे है, किससे बनती है, इंटाइन की लेयर से बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में है कि इंटाइन जो है ना हमारे पास, इंटाइन इज गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक क्यों होती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये हमारे पास पॉलन ग्रेन से ही प्रोड्यूस होती है, इसीलिए ये क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, गैमेटोफिटिक होती है। दूसरी बात इसके बारे में ये है, दूसरी बात इसके बारे में क्या है, दूसरी बात इसके बारे में तो कुछ नहीं है, इसके बारे में आपको सिर्फ इंटाइन के बारे में आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, एक्साइन के बारे में एक दो बात और है, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे इधर ही बता देती हूँ मैं। ठीक है, ये इंटाइन के बारे में चीजें कंप्लीट हो गई हैं, इसी के बारे में कुछ बात, एक दो बात ये है कि हमारे पास एक्साइन जो वो होती है, जो एक्साइन होता है ना, एक्साइन वो हमारे पास क्या होता है, एक्साइन इज ऑफ डिफरेंट शेप in different species of plants। ठीक है, प्लांट्स की जो डिफरेंट स्पीशीज होती है उनमें जो एक्साइन का जो शेप होती है, एक्साइन की जो बाहर की जो शेप मैंने आपको जिगजैग वाली बताई थी, वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप की होती है, और उनके बेसिस पे हम पहचान भी सकते हैं कि ये कौन से स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इनके बारे में इतना ही है ना, आपको एक्साइन और इंटाइन के बारे में इतनी ही बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, ओके। तो अब हम देखो, अब हम दूसरी बात शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन। एक जो मैच्योर जो पॉलन ग्रेन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो क्या होता है। मैच्योर जो पॉलन होता है ना, मैच्योर पॉलन हमारे पास मैच्योर पॉलन जो होता है उसमें कितनी सेल्स होती हैं, 2 सेल्स होती हैं। पता होगा आपको 2 सेल कौन सी होती है, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। ठीक है, मैच्योर पॉलन की 2 सेल्स होती हैं, लेकिन बट लेटर जो जनरेटिव सेल होती है ना, डिवाइड कर जाती है, जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है और हमारे पास 3 सेल स्टेज आ जाती है। कौन सी स्टेज आ जाती है, 3 सेल स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो मैच्योर पॉलन हमारे पास 2 सेल का होता है, लेकिन बाद में जाके जो हमारे पास जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल पता है ना कौन सी थी, जनरेटिव सेल ये वाली थी, ये नीचे वाली जनरेटिव सेल थी, ये वाली वेजिटेटिव सेल थी, वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जनरेटिव सेल थी, और ये सेल हमारे पास बाद में डिवाइड कर जाती है। कौन सी सेल डिवाइड करती है, छोटी वाली सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है और हमारे पास 3 सेल स्टेज आ जाती है पॉलन ग्रेन में।
ठीक है। और हमारे पास हमें एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन, देखो क्या लाइन दे रखी है, इन 60% एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, ठीक है। इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन या फिर पॉलिनेशन, डायरेक्ट लिख दो, पॉलिनेशन अकर इन 2 सेल स्टेज, ठीक है। 2 सेल स्टेज में हमारे पास पॉलिनेशन हो जाता है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में हमारे पास पॉलिनेशन हो जाता है। इसका मतलब है जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं करती है, 2 सेल्ड स्टेज में ही हमारे पास पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती है, इन सम स्पीशीज, इसका मतलब है कि इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म species pollination occur in pollination occur in 3 cell stage, ठीक है। 3 सेल स्टेज में कैसे होता है, देखो 3 सेल स्टेज में कैसे होता है कि यहाँ पे हमारे पास एंथर होता है, देख ये एंथर है, ये एंथर है, इससे हमारे पास पॉलन ग्रेन निकला, पॉलन ग्रेन निकला, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। पॉलन ग्रेन हमारे पास 2 सेल्ड स्टेज में है, एक सेल ये है, एक सेल स्टेज है। लेकिन जैसे ही ना ये यहाँ पे देखो 2 सेल है, जैसे ही ये यहाँ पे एंटर करता, जैसे ही ये एक किसी पिस्टल के ऊपर आता है, ठीक है, पिस्टल के ऊपर आता है, तो यहाँ पे ना इसका ये जो यहाँ पे इसका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाता है। जनरेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है इस तरीके से, इसके ऊपर आते ही, इसके ऊपर लैंड होते ही पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन होते ही, स्टिग्मा के ऊपर लैंड होते ही जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है और यहाँ पे हमारे पास 3 सेल्ड स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो 3 सेल्ड स्टेज में हमारे पास 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में हमारे पास ये काम होता है। या तो यहाँ पे होता है कि इसके ऊपर लैंड करते ही 3 सेल स्टेज आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन जो निकला हमारे पास, पॉलन ग्रेन जो हमारे पास निकला वो डायरेक्टली ही 3 सेल स्टेज में निकल गया, डायरेक्टली ही 3 सेल स्टेज में आ गया, ठीक है। और वो डायरेक्टली ही इसके ऊपर, पिस्टल के ऊपर लैंड हो गया, पिस्टल के ऊपर लैंड हो गया और इस तरीके से यार यहाँ पे पिस्टल के ऊपर लैंड हो गया और आपके पास 3 सेल स्टेज में आ गया, ठीक है। इस तरीके से या तो वो हमारे पास पिस्टल के ऊपर लैंड हो, स्टिग्मा के ऊपर लैंड होते ही 2 सेल से 3 सेल बन जाएंगे, कहाँ पे, कैसे, जनरेटिव सेल जो है वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर देगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे 3 सेल स्टेज आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन जो निकला, पॉलन ग्रेन डायरेक्टली ही 3 सेल्ड स्टेज में निकला, ठीक है, और वो यहाँ पे ऐसे जाके लैंड हो जाता है, तो 3 सेल स्टेज में आ जाता है। ये हमारे पास होता है 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में ही हमारे पास पॉलिनेशन होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने बेटा 1-2 चीजें और बता रखी है हमको, पॉलन एलर्जी वगैरह बता रखी है, ठीक है, पॉलन एलर्जी वगैरह बता रखी है। तो मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए आपको कि क्या होता है पॉलन एलर्जी, है ना। एक बार मैं बता देती हूँ, बाकी आप उसके बारे में एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ लेना। और कभी अगर हम ऐसा हुआ कि एनसीईआरटी की रीडिंग वाला सेशन भी लेके आए तो उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से एक एक लाइन का मतलब बता दूंगी क्या लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि पॉलन एलर्जी आखिर होता क्या है, ठीक है। पॉलन एलर्जी, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन के ही टॉपिक में हमको दे रखा है कि पॉलन एलर्जी क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलन एलर्जी क्या होती है, ठीक है। पॉलन एलर्जी होती है, क्या होता है कि
मैनी जो विंड पॉलिनेटेड पॉलन जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पॉलन होते हैं, कुछ पॉलन तो हमारे पास होते हैं वाटर पॉलिनेटेड, मतलब कि उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। कुछ के पास हमारे पास इंसेक्ट होता है, कुछ के पास हमारे लिए मतलब कुछ पॉलन ग्रेन हमारे पास इंसेक्ट से ट्रांसफर होते हैं, कुछ एनिमल से भी होते हैं, कुछ हमारे पास एयर से होते हैं, ठीक है, तो विंड से होते हैं। तो जो विंड पॉलिनेटेड पॉलन होता है उनमें क्या होता है बेटा, उनमें हमारे पास क्या होता है, उनमें हमारे पास होता है जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं वो हमारे पास एक तो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं वो हमारे पास, इफ स्मॉल साइज, अगर वो स्मॉल साइज के हैं, इफ स्मॉल साइज गेट इनहेल्ड, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड है, स्मॉल साइज के हैं, तो हवा में रहेंगे, हम हवा में सांस लेंगे, वो भी सांस के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, देखो फिर वो करेंगे क्या करेंगे, कैन प्रोड्यूस ब्रोंकाइटिस, ठीक है। कैन प्रोड्यूस नहीं, कैन क्या बोलेंगे, हाँ प्रोड्यूस ही बोल देंगे, कैन प्रोड्यूस ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड एज्मा, ठीक है। हमारे पास क्या करेंगे, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर हो जाएंगे और ये दो बीमारी करते हैं। एनसीईआरटी लिखती है इन बीमारी का नाम, क्या क्या है ये, एक तो ब्रोंकाइटिस और एक एज्मा है, ठीक है बेटा। एज्मिक पेशेंट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना मतलब कि ऐसा स्प्रिंग सीजन आते ही ना उनको एज्मा की प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। उनका मतलब रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है ना, वो उनको ऐसा लगता है कि पूरे उनको सीजन भर ही जुकाम लगा हुआ है। तो वो जुकाम हमें किसकी वजह से लगता है, पॉलन ग्रेन की वजह से लगता है। हम बोलते हैं ना कि फूलों से एलर्जी है, तो फूलों से एलर्जी कैसे होती है बेटा, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है ना। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास एक हमें एग्जाम्पल मिलता है ग्रास का, पार्थेनियम ग्रास का, पार्थेनियम, और इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास। इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। ये हमारे देश में बेटा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तब हमारे देश में जो था वो हम इतना मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। हम क्या प्रोड्यूस करने के लिए, अनाज प्रोड्यूस करने के लिए या फिर गेहूं वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो गेहूं वगैरह जो हमें मंगाया जाता था वो बाहर से मंगाया जाता था। तो उन्हीं गेहूं के साथ बेटा हमारे पास इसके पॉलन्स आ गए थे, इसके जो कुछ पॉलन ग्रेन है या फिर इसके जो बीज है जो भी है पार्थेनियम के, वो हमारे देश में आ गए थे। और हमारे देश में आके इन्होंने क्या कर दिया, ये जो पॉलन मतलब ये पार्थेनियम जो ग्रास होती है, कैरेट ग्रास जो होती है ना, इसके जो पॉलन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पार्थेनियम ग्रास है ये हमारे देश का खुद का नहीं है, ये बाहर से इम्पोर्ट हुए थे। मैंने आपको बताया कि गेहूं के साथ इम्पोर्ट हुए थे, है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बाहर से हमारे देश में क्या आता था, ग्रेन आता था या वीट वगैरह आता था, तो उसके साथ क्या हुआ, इसके भी हमारे पास क्या हो गए, इसका भी हमारे पास एग्जिस्टेंस एंटर हो गया हमारे देश के अंदर। और तब से बेटा हमारे पास ये जो है ये एक एलर्जिक ग्रास होती है। ये मतलब आपने देखा होगा रोड के साइड में भी कुछ कुछ से मतलब ऐसे मतलब इसके पत्ते होते हैं थोड़े से ऐसे ट्राइंगल शेप के, अगर आपने देखे होंगे, ट्राइंगल नहीं सॉरी, ऐसे मतलब कि कट से ऐसे कटे हुए से पत्ते होते हैं, है ना, फ्लावर होते हैं इनमें,
इनके फ्लावर बड़े सुंदर सुंदर से होते हैं। तो इस तरीके की ये ग्रास होती है और इससे हमारे पास क्या होती है, पॉलन एलर्जी होती है। तो बेटा यही हमें पॉलन एलर्जी में बता रखा है एनसीईआरटी में, और इसका पार्थेनियम का हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है। ये भी दे रखा है कि वीट के साथ इंपोर्ट हुए थे, शायद ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक और हमारे पे टॉपिक दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ, एक और हमें, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है हमारे पास पॉलन एज फूड सप्लीमेंट। पॉलन एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना, उनको हमारे पास फूड की तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो किस तरीके से यूज करते हैं, देखो, इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, वैसे बेटा एक बात है कि ये जो आपको टॉपिक है ना कि एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, वहाँ पे आपको थ्योरी दे रखी है, तो मुझे लगता है कि आपको ना वहीं से इसको एक बारी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ क्या एनसीईआरटी में, इसमें लिखा हुआ ये है कि आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, वहाँ पे जो पॉलन्स होती हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना, उनके टैबलेट्स बनाए जाते हैं और सिरप्स बनाए जाते हैं और उनको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। फूड सप्लीमेंट क्या होता है, फूड सप्लीमेंट का मतलब है जो भी हमारी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, उनको मतलब कि रेस में भगाने से पहले ना ये पॉलन ग्रेन की टैबलेट दी जाती है, जिससे ना उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो बस यही चीज़ें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना, ठीक है। यही मैं आपको बताने वाली थी, तो यही चीज़ें हमें एनसीईआरटी में लिखी हुई, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ना एक और टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, और टॉपिक हमारे पास दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी ये आप जाके एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, तो आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। एक टॉपिक हमारे पास है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी का एक टॉपिक दे रखा है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। उसमें बेटा ऐसा लिखा हुआ है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन में ये लिखा हुआ है कि जैसे एक एंथर से हमारे पास एक पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हुए, एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस हुए, कहाँ जाके लैंड हुए, स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुए। तो अगर इस स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन, जो ये यहाँ पे से ये जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे जाके लैंड हुए, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा राइट मतलब सही एक प्लांट के ऊपर जाएंगे, मतलब कि जिस प्लांट के स्पीशीज का पॉलन निकला वो दूसरी प्लांट में ही लैंड करेगा, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये गलत प्लांट पे लैंड हो जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ इंसेक्ट्स इनको उठा के कई बार सही प्लांट पे लेके जाते हैं। तो उतनी देर में इनकी वायबिलिटी अगर डिस्टर्ब हो गई, मतलब इनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, तो बेटा ये पॉलिनेट नहीं होंगे। लेकिन कई बार लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो पॉलिनेशन हुआ, मतलब कि जब हमारे पास पॉलिनेशन हो रहा था, तो एंथर से जाके सही स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन गिरा, तो वहाँ पे जाके हमारे पास वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो अब क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है ना। कुछ की वायबिलिटी मिनट में होती है, मतलब कि मिनट्स में ही, कुछ मिनट्स में की ही उनकी लाइफ स्पैन या उनकी वायबिलिटी होती है, उसके बाद बेटा वो खत्म हो जाते हैं। अगर वो सही प्लांट पे गिरे तो ठीक है, जर्मिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो सही प्लांट पे नहीं गिरे तो क्या होगा, वहाँ पे उस केस में क्या होगा, उनकी जो वायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और वो किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल कुछ बताती हूँ। देखो पॉलन वायबिलिटी जो होती है, पॉलन वायबिलिटी क्या होता है, मीन्स मैक्सिमम टाइम
pollen viability क्या होता है? Pollen viability means maximum time up to which pollen grain can form pollen tube. ठीक है, ये pollen viability होती है। मैक्सिमम टाइम जब तक कि हमारे पास जो pollen grain है वो pollen tube फॉर्मेशन कर सके, तो ये हमारे पास क्या होती है? pollen की viability होती है। मतलब जब तक उसकी viability है तब तक उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो लैंड हो गया सही स्टिग्मा पे तो वो pollen tube बना के वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा देगा। लेकिन अगर उतने टाइम पे नहीं हुआ तो वो pollen grain उसके बाद नहीं बना पाएगा, वो उसकी viability होती है। ठीक है, देखो अब हम पे एनसीईआरटी में ना कुछ एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि हमें दे रखा है पैडी मतलब राइस के लिए बोलते हैं, पैडी एंड वीट का एग्जाम्पल दे रखा है कि इनकी वाइबिलिटी, इनके जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो कितनी होती है। तो इनकी वाइबिलिटी होती है, इनकी वाइबिलिटी वेरी शॉर्ट होती है। कितनी होती है? 30 मिनट के आसपास होती है। 30 मिनट में अगर ये सही स्टिग्मा पे लैंड हो गए तो वहाँ पे जर्मिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नहीं तो ये हमारे पास वेस्ट हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं जैसे कि सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी दे रखा है आपको, लेग्यूमिनेसी दे रखा है। लेग्यूमिनेसी दे रखा है और आपको एक और दे रखा है रोजिएसी। क्या हो रहा है ये? ठीक है, इनकी जो हमारे पास जो वाइबिलिटी होती है ना वो एनसीईआरटी ने दे रखी है। कितनी? एनसीईआरटी ने दे रखी है इनकी वाइबिलिटी लॉन्ग वाइबिलिटी होती है। ठीक है, कुछ महीनों तक भी इनकी वाइबिलिटी हो जाती है। ये हमारे पास एनसीईआरटी ने कुछ डेटा दे रखा है, उसको हमको याद करना है, वो हमें याद होना चाहिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे हम देखते हैं बेटा कि पॉलन बैंक, एक और चीज के बारे में एनसीईआरटी बोलती है, पॉलन बैंक क्या होता है। ठीक है, पॉलन बैंक क्या होते हैं? पॉलन बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं, ऐसे बैंक होते हैं, इट इज स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन बैंक में क्या होता है? हमारे पास स्टोरेज होता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, पॉलन ग्रेन का इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है उनके फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? पॉलन बैंक्स होते हैं। पॉलन बैंक जो होते हैं उनको अलग अलग कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको क्या किया जाता है? अलग अलग कंटेनर का मतलब है अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, इसका जो हमारे पास टेम्परेचर देखा है एनसीईआरटी ने -196 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इस टेम्परेचर के अंदर यूजेस क्या आते हैं हमारे पास? बाद में इनके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस, ठीक है, एनसीईआरटी यूजेस भी बताती है। यूजेस क्या है? यूज है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में यूज होते हैं ये, बाद में जाके ये वाले पॉलन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, दूसरा हमारे पास किस चीज में यूज होंगे ये? स्टोरेज ऑफ जीनोम,
है ना, किसी भी हमें किसी प्लांट का जीन्स, हमें उनके जीनोम को हमें स्टोर करना है कि भाई वो इसके क्या जीनोम है, बाद में उसमें कुछ रिसर्च करने के लिए, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पॉलन को हमारे पास स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म होता है, स्टेमेन वाला पार्ट खत्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, पॉलन ग्रेन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे प्लांट का खत्म होता है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे बेटा, अब हम शुरू करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक था वो हम अब जाके शुरू कर रहे हैं, और वो हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। इसका मतलब है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ, एक सेकेंड। टू फ्री एंड ऑफ द कार्पेचस सी पॉलन इज द कॉज स्टिग्मा। ठीक है, गाइनोशियम इज द फ्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले मैं ना आपको बता देती हूँ, चलो पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम बेटा हमारे पास क्या होता है, गाइनोशियम हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। द फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल। देखो मैंने आपको ना एक बीच में मैंने आपको एक दिन बोला था कि मैं आपको पिस्टिल और कार्पल के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पिस्टिल और कार्पल के बीच में आपको डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बेटा हर जगह पे या तो पिस्टिल लिखा है या कार्पल लिखा है। एनसीईआरटी ने ही नहीं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी किताबें घूमती हैं, ठीक है, 12th वाले, नीट वाले बच्चों के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो भी किताबें चलती हैं, उनमें बेटा पिस्टिल और कार्पल में कोई डिफरेंस नहीं बता रखा है। तो आपको भी इसके बीच में डिफरेंस पता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि आपके पास पिस्टिल है या कार्पल है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आपको जो भी आंसर करना है ना वो दोनों के ही अकॉर्डिंग करना है। पिस्टल आ गया तो भी ठीक, कार्पल आ गया तो भी ठीक। आपको याद रखना है, कहीं पे मैं आपके लिए पिस्टल यूज करूंगी, कहीं कार्पल यूज करूंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिस्टल और कार्पल एक ही चीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। कार्पल इज नोन एज मेगास्पोरोफिसिल। वहां पे ना हम किसको, हम स्टेमिन को क्या बोल रहे थे, स्टेमिन को हमारे पास वहां पे क्या बोल रहे थे, मेल वाले पार्ट में, मेल में हम क्या बोल रहे थे, स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। यहाँ पे हमारे पास जो कार्पल है उसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, और हमारे पास स्टेमन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि मेल में होता है, और कार्पल कहाँ होता है, फीमेल में होता है। द कार्पल इज डिफरेंशिएट इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वहां पे कौन सा था हमारे पास, वहां पे कौन कौन सा था, एंथर और फिलामेंट। क्या था, एंथर और फिलामेंट। मतलब स्टिग्मा को, स्टेमेन को वहां पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे हम कार्पल को तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। समझ आई बात। ठीक है, वहां पे जो हमारे पास स्टेमेन था, कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एंथर और फिलामेंट में। यहाँ पे जो कार्पल है वो 3 में डिवाइड है, क्या नाम है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या, देखो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ जो पिस्टिल हमारे पास क्या है बेटा, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ही है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में। व्हाट इज पिस्टिल, पिस्टिल आखिर है क्या, पिस्टिल क्या है बेटा,
पिस्टिल हमारे पास है गाइनोशियम। गाइनोशियम है, पिस्टिल को ही हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। वहां पे हम किसको, स्टेमेन को क्या बोल रहे थे, एंड्रोशियम बोल रहे थे। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पिस्टिल हमारे पास क्या है, गाइनोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास क्या होता है, पिस्टिल हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है पिस्टिल जो है ना, हमारे पास पिस्टिल हमारे पास गैमेटोफिटिक जनरेशन की है, सॉरी स्पोरोफिटिक जनरेशन की है, स्पोरोफिटिक जनरेशन की है, क्योंकि इसके अंदर अभी मियोसिस नहीं हुआ है। जैसे हमारे पास वहाँ पे स्टेमेन हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन का, ऐसे ही यहाँ पे पिस्टिल भी हमारे पास क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन की है। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, सबसे मतलब कि बेसिक बातें हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। पिस्टिल क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, पिस्टिल को ही हम गाइनोशियम बोलते हैं क्योंकि पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें इसके बारे में एक दो देख लेते हैं। देखो कैसा होता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कैसा होता है, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो कि कार्पल का स्ट्रक्चर या पिस्टिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो ऐसा होता है ये। ठीक है, आई होप ये सही दिख रहा होगा। इस तरीके से होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये हमारे पास बेटा क्या है, ये हमारे पास होता है स्टिग्मा। क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ये हमारे पास क्या है, स्टाइल। क्या है, स्टाइल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ओवरी। ये बल्ज जो पार्ट होता है ना, ये हमारे पास होता है ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा हमारे पास है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए, फॉर पॉलन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन कौन है, स्टिग्मा है। स्टाइल हमारे पास क्या है, स्टाइल हमारे पास क्या है बेटा, स्टाइल है हमारे पास लॉन्ग थिन। थिन होती है ये, ठीक है, लॉन्ग थिन, होलो होती है। कैसी होती है, होलो होती है, लॉन्ग थिन होलो स्ट्रक्चर। लॉन्ग होती है, थिन होती है, होलो स्ट्रक्चर होती है। प्रेजेंट बिलो स्टिग्मा, प्रेजेंट बिलो स्टिग्मा, प्रेजेंट बिलो स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या करती है, पॉलन ट्यूब को पास, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को बेटा पास करती है। ठीक है, पास पॉलन ट्यूब को पास करती है कहां तक, यहां तक, ओवरी तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चौथा, ओवरी का क्या काम होता है, ओवरी क्या होती है, ओवरी हमारे पास क्या होता है, बेसल होता है। बेसल मतलब बेस की, बल्ज, बेसल बल्ज पार्ट होता है किसका, स्टेम, इसका पिस्टिल का। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनसाइड ओवरी। इनसाइड ओवरी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, चेम्बर्स होते हैं, चेम्बर्स प्रेजेंट। ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चेम्बर प्रेजेंट होते हैं।
उन चेम्बर्स के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं। उन चेम्बर्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं, और इन प्लेसेंटा के अंदर हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे पास चेम्बर को ही हमारे पास क्या बोल देते हैं? लोक्यूल बोल देते हैं। आपने कभी लोक्यूल वर्ड भी सुनोगे तो लोक्यूल हमारे पास किसको बोलते हैं? लोक्यूल हमारे पास चेम्बर्स को बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से, किस तरीके से होता है देखो, ऐसे ऐसे हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके चेम्बर्स होते हैं। इन चेम्बर्स के अंदर इन चेम्बर्स के अंदर इस तरीके से प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन चेम्बर्स के अंदर प्लेसेंटा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये रेड कलर के जो मैंने बनाए हैं ये हमारे पास है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के अंदर हमारे पास इस तरीके से ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल देखो कैसे बने होते हैं, ऐसे ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल हमारे पास एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। देखो, द फ्री एंड ऑफ कार्पल विच रिसीव पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा, है ना। ये जो फ्री एंड होता है, कार्पल का जो फ्री एंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ये हमारे पास पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। उसके बाद है अ लॉन्ग नैरो ट्यूब स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी कॉल्ड स्टाइल। स्टिग्मा और ओवरी के बीच में जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड ओवरी, है ना। बेसल स्वेलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। उसके बाद है द ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेगास्पोरेंजिया, विच आर बोर्न ऑन कुशन लाइक टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्लेसेंटा के अंदर क्या होते हैं। ये हमारे पास प्लेसेंटा है, ये रेड कलर के हमारे पास प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? चेम्बर्स में प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर के चेम्बर्स हैं, ये ग्रीन वाले जो हैं चेम्बर्स हैं, ये रेड वाले प्लेसेंटा है, और इन प्लेसेंटा के अंदर हमारे पास ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर का प्लेसेंटा, उनको ओवी प्लेसेंटा इन द ओवरी के अंदर। वन और मोर देन वन ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? ओव्यूल हो सकते हैं। उस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं बेटा, है ना। मल्टी कार्पलरी या बाय कार्पलरी, मोनोकार्पलरी, इस तरीके से हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, है ना। बाकी की बातें इसके आगे की हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, कि किस तरीके की, मतलब कि हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं किस ओवरी में, है ना, और उनको क्या कहते हैं, उनके एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम है, इनको भी हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वाली स्लाइड आज नहीं आई है तो मैं थैंक यू लिख लेती हूँ खुद ही, ठीक है। थैंक यू बेटा, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को लाइक शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेटा अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बेटा देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, और वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देखो ताकि आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।